बजट क्या लेकर आएगा आपके लिए? क्या ये अंतरिम बजट वाकई में आम जनता की भलाई का बजट है या दरअसल ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। केंद्र की मोदी सरकार कल संसद में अंतरिम बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में सरकार देश के अलग अलग वर्गों के लिए सौगात का पिटारा खोल सकती है। सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में छूट दे सकती है, साथ ही किसानों और व्यापारियों के लिए भी कुछ नए ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में यह पहली बार है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली बीमारी की वजह से बजट पेश नहीं करेंगे। जेटली की जगह वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बजट अभिभाषण में नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का जिक्र किया। महामहिम ने नोटबंदी को साहसिक और सराहनीय कदम बताया। साथ ही कहा कि सरकार संसद में 3 तलाक के खिलाफ कानून को पारित कराने की लगातार कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान देश के अन्नदाता को धन्यवाद भी दिया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। प्रयागराज में वीएचपी की 2 दिवसीय धर्म संसद जारी है, जिसमें हजारों साधु संतों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु रामदेव भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि धर्म संसद के दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। धर्म संसद से संतों ने ऐलान किया है कि संत समाज के लोग अगले महीने प्रयागराज से अयोध्या के लिए कूच करेंगे। खास बात यह रही कि धर्म संसद शुरू होने से पहले सीएम योगी और मोहन भागवत ने बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद भागवत ने राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं के साथ साजिश की बात कही। हरियाणा के जींद में हुए उपचुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता हाथ लगी है, जबकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल मिड्ढा ने 19,935 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे रणदीप सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले जींद में काउंटिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोलकाता के दमदम मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक मेट्रो ट्रेन के अंदर धुआं दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेट्रो में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने की खबर मिलते ही दमदम स्टेशन से कवि सुभाष स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई और फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है, जिसकी जाँच की जा रही है। आर्कटिक ब्लास्ट से सुपर पावर अमेरिका त्राही कर रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की जिंदगी पर ही ब्रेक लग गया है। हाईवे पर बर्फीले तूफान ने रास्तों को धुंधला कर दिया है, जिससे गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं पटरियों पर बर्फ जमने से ट्रेन चलाना भी खतरनाक हो गया है। पटरियों से बर्फ हटाने के लिए आग जलाई जा रही है। शिकागो में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ पारा -28 डिग्री तक गिर गया है, जबकि न्यूयॉर्क में तापमान -14 डिग्री है। मौसम विभाग की माने तो पारा और लुढ़क सकता है। सऊदी अरब में अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि कई शहर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। आसमान से बरसी आफत ने पूरे मुल्क को ही पानी कर दिया। जद्दा एयरपोर्ट से लेकर मदीना की मस्जिदों में भी पानी भर गया। तेज बारिश के बाद आए सैलाब से हाईवे भी जलमग्न हो गए और दर्जनों कारें तैरने लगी। कई जगह तो तूफानी लहरों ने ऐसा कहर ढाया कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी पानी में बह गईं। पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान सरकार की प्रताड़ना से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोले चलाकर पाकिस्तान अपना घिनौना चेहरा दिखाने से बाज नहीं आया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। पुलिस के अचानक हमले में छात्रों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई छात्र घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम पाकिस्तान सरकार से काफी नाराज है। देश भर में स्वाइन फ्लू अपने पांव पसार रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अलग अलग राज्यों के करीब 5,000 लोग इस वायरस से पीड़ित हैं। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा राजस्थान, गुजरात और पंजाब प्रभावित है। राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड में 15 और दिल्ली एनसीआर में 17 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि केंद्र सरकार स्वाइन फ्लू से निपटने की कोशिश में जुटी है, मगर चिंता की बात यह है कि पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में साधुओं का सम्मेलन चल रहा है। वीएचपी और संघ परिवार के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बड़े फैसले की बात कही जा रही है। धर्म संसद में क्या होगा, इस पर तो हम आपको तफसील से जानकारी कल दे पाएंगे, क्योंकि घोषणाएं कल होंगी। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही थीं, वो बता रही थीं कि कैसे संघ प्रमुख, उसके साथ साथ स्वामी रामदेव, वीएचपी के तमाम अधिकारी, तमाम संत मिलकर एक मंच पर क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये सवाल तब और ज्यादा बड़े हो गए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ के संघ संचालक के साथ एक लंबी मुलाकात बंद कमरे में की। बंद कमरे में बात हुई, क्या बात हुई, इस बात को लेकर राज बना हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि राम मंदिर को और उस राम मंदिर के निर्माण के रास्ते को प्रशस्त करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वही तुरुक्का है जो कि अगर सही चल गया
तो शायद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। हम सबको एक होकर के इस भारत को फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु के पद पर आसीन करना, उसके संकल्प के लिए आज के धर्म संसद आज भी आए और राम जन्मभूमि पर चर्चा भी हुई। हमारा दृष्टिकोण उन्हें समझा और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो अवरोध या रुकावट है वो भी बताया। विचार विमर्श होगा मंदिर के निर्माण को लेकर के और भी विभिन्न समस्याओं पर लेकर के वहाँ विचार विमर्श होगा, उसमें जा रहे हैं। तो हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार अब करने में असमर्थ हो गए हैं। अब या तो राम मंदिर बने वहाँ। प्रयागराज में वीएचपी ने 2 दिनों तक चलने वाले धर्म संसद का मंच सजाया है। मंच पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आए। योग गुरु रामदेव ने भी शिरकत की। साधु संतों का जमावड़ा भी नजर आया। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वीएचपी ने कई दिनों पहले ही ऐलान कर रखा है कि प्रयागराज की इस धर्म संसद से अयोध्या पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। संसद शुरू हो चुकी है। मंच पर तमाम धर्मगुरु, साधु संत और महामंडलेश्वर मौजूद हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी मंच पर विराजमान है। ये धर्म संसद 2 दिन तक चलेगी और इसका एजेंडा रखा गया है राम मंदिर निर्माण को लेकर, उस पर ही बहस होनी है। हालांकि इस धर्म संसद का अखाड़ा परिषद ने बहिष्कार किया। सूत्रों की माने तो कल 1 बजे से 5 बजे तक धर्म संसद में सिर्फ राम मंदिर पर चर्चा होगी, जिसके बाद धर्म संसद राम मंदिर पर अपने फैसले का ऐलान करेगी। वीएचपी की धर्म संसद से राम मंदिर के निर्माण की तारीख का ऐलान हो सकता है। साधु संतों की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम दिया जा सकता है। अयोध्या पर नई रणनीति का ऐलान संभव है। हालांकि धर्म संसद से राम मंदिर निर्माण को लेकर ऐलान में अभी वक्त जरूर है, लेकिन उससे पहले यहाँ की हलचल कितनी तेज है वो इस बात से समझिए। धर्म संसद में पहले मोहन भागवत से खुद योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ ने कई साधु संतों से अलग से मुलाकात की है। वीएचपी की धर्म संसद में कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं। अमित शाह भी धर्म संसद में शिरकत कर सकते हैं। प्रश्न केवल मंदिर का नहीं है, ये जन्मस्थली का विषय है, इसलिए वह अयोध्या में सब सर्वविदित है। यानी तस्वीरों और बयानों को सुनकर एक बात तो साफ है कि अब साधु संत और वीएचपी नेता राम मंदिर के निर्माण के लिए और इंतजार के मूड में नहीं है। वीएचपी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि धर्म संसद से जो भी ऐलान होगा उसका पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर अयोध्या पर संग्राम तेज है। धर्म संसद का मकसद सरकार पर दबाव बनाना तो है, उससे कहीं ज्यादा अपनी ताकत से लोगों को रूबरू कराना है। अनिल यादव, न्यूज नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज में हुए इस धर्म संसद में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और आइए अब आपको उनके कुछ बयान दिखाते हैं और ये बयान अपने आप में प्रदर्शित करते हैं कि संघ प्रमुख किस तरह से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि सबरीमला के मुद्दे पर हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर सीधा आघात संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। अगर यह बात संघ प्रमुख कहते हैं तो अपने आप में बात दीगर है, क्योंकि 5 साल से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में है और उसके बावजूद हिंदुओं की अनदेखी अगर हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि कुछ लोग लोगों के दिमाग में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यह संकेत कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखाई देता है और इसके साथ साथ वोट के लिए समाज को तोड़ने की साजिश चल रही है। यह भी गठबंधन की राजनीति को लेकर एक कटाक्ष है और कई संगठन, उनका कहना है कि ऐसे हैं जो देश को तोड़ने की घोषणा कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो संघ प्रमुख के इन बयानों को आप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे रखता हुआ कह सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखे, इससे बड़ी चेतावनी और क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार मानते हैं कि अब कोर्ट को भी धमकाने की आवश्यकता है। माननीय न्यायालय को हम मानते हैं कि उनको देश में सब ठीक करना है, इसलिए विचार करते हैं, लेकिन अब करने गए ठीक और वहां संघर्ष पैदा हो गया। यही बात दिखाती है कि अपेक्षित परिणाम उस निर्णय से आए नहीं है, कोई जाना नहीं चाह रहा है।
टेलीविजन के कैमरों के सामने 10-10 बार भारत पूरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसी घोषणा देने में ये लोग थे। ये सबने देखा है। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिला पुरुष भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की इन बातों से कुछ एक बात स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये कि संघ प्रमुख अगर आज हिंदुओं का नाम लेकर यह कहते हैं कि पूरे देश में सियासत हो रही है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो क्या यह बात संघ प्रमुख मानते हैं कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व तो सिर्फ एक संस्था करती है और वो है आरएसएस? अगर संघ प्रमुख ये मानते हैं तो शायद उनकी बातों में दम है, अन्यथा क्या वो लोग हिंदू नहीं हैं जो संघ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं? इस सवाल का जवाब संघ प्रमुख शायद ही कभी देंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख और उसके साथ साथ संघ के तमाम संगठन ये मानते हैं कि हिंदुत्व की ठेकेदारी सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार के साथ है। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से राम मंदिर पर जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति दरअसल साधु और संतों को भी आपस में बांट रही है। एक तरफ आपने देखा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि 21 फरवरी को कूच करो अयोध्या और वहां पर शिलान्यास करो। दूसरी तरफ वीएचपी और संघ परिवार के द्वारा आयोजित धर्म संसद है, जो कि अभी प्रयागराज में चल रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन हासिल है। और यह धर्म संसद यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे राम मंदिर निर्माण का श्रेय सिर्फ और सिर्फ धर्म संसद को मिले, यानी कि वीएचपी, बीजेपी और संघ परिवार। ऐसा लगता है कि हमारे राम को भी हमारे तमाम संगठनों ने आपस में बांट लिया है। बटे हुए राम के बटे हुए मंदिर बनाएंगे हमारे बटे हुए साधु और संत। प्रयागराज के कुंभ की ये दो अलग अलग तस्वीरों के मायने बहुत बड़े। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में साधु संतों की धर्म संसद को अंजाम दिया गया, तो दूसरी तरफ उसी कुंभ में वीएचपी अपनी ही धर्म संसद का आयोजन कर हुंकार भर रही है। दोनों ही धर्म संसद का पहला मकसद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना जरूर है, लेकिन सवाल उठना लाजिमी है, आखिर दो धर्म संसद की जरूरत क्या? सवाल ये भी कि क्या अयोध्या पर साधु संतों का समाज बटा हुआ है, या फिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर अब श्रेय लेने की होड़ मची है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 21 फरवरी की हुंकार भरी, शिला पूजन का ऐलान किया कि न तो अदालत आगे बढ़ रही है, न सरकार उल्टा कर रही है। वो तो उल्टा राम जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह मंदिर बनाने की बात कर रही है, तब तो हमको करना ही पड़ेगा। सर पहुंच पाएंगे? ये पॉसिबल है? सरकार तमाम धाराएं लगा देगी, वहां पर लोगों को जाने से रोक देगी? आप लोग तो हैं, आप लोग पत्रकार हैं, जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो आप लोग चुप रहेंगे? गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार हैं। अब उन्हीं के इस बयान पर साधु संत ऐतराज जता रहे हैं। जाएंगे तो जाएं, दर्शन करके आवे, और जाएं और न जाएं इससे का मतलब नहीं। तो कई बार गए हैं, कई बार आए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रक्रिया से कि हम चलेंगे और मंदिर बनाने लगेंगे, इस प्रक्रिया से मंदिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ सदन आदेश का पूर्णतया सरकार पालन कराएगी। अब सवाल यही है कि जब साधु संतों का मकसद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर है, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? सवाल वीएचपी की मंशा पर भी उठता है, क्योंकि वीएचपी खुद को राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाला संगठन मानती है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर वीएचपी की तरफ से कई बार धर्म संसद का आयोजन कराया जा चुका है। ऐसे में वीएचपी को मंजूर नहीं कि राम मंदिर पर श्रेय कोई और ले ले। जिस तरह से कल शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि 21 फरवरी को वो तमाम साधु संतों के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करने के लिए अयोध्या कूच करेंगे, तो ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद की इस धर्म संसद पर दबाव बढ़ गया है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वो भी कोई बड़ा ऐलान करे, क्योंकि दोनों धर्म संसद जिस तरह से अब तक आचरण कर रही है। कुल मिलाकर बात साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हर किसी का पहला मकसद जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अहम भी नजर आता है और कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ भी दिखती है।
तभी एक ही जगह दो धर्म संसद से अलग अलग ऐलान किए जा रहे हैं। अयोध्या पर एक ऐलान हो चुका है, दूसरे ऐलान होने में बस चंद घंटों का वक्त बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदू, हिंदुस्तान या हिंदुत्व, इसको परिभाषित करने का ठेका ऐसा लगता है कि कुछ एक संगठनों ने खुद अपने सर पर ले लिया है। यह बात अलग है कि शायद वो हिंदुओं की आबादी का 1/10वां हिस्सा का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी आज हिंदुत्व का मतलब सिर्फ यही संगठन और यही संस्थान है। अब ऐसे में शशि थरूर के बयान को लेकर एक अलग तरह की राजनीति खेली जा रही है। शशि थरूर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में एक बयान दिया और यह बयान गंगा स्नान से जुड़ा हुआ था। अब इसे हिंदू समाज के अपमान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया और उसके बाद जबरदस्त राजनीति होने लगी। ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि इस देश में सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई ये तो बता दीजिए, आपके यहां कितने कार्यकर्ता हैं, और जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ वही हिंदू है क्या, और क्या बाकी देश के लोग हिंदू नहीं हैं? शशि थरूर को सोशल मीडिया का चस्का पुराना है। कई बार वो ट्वीट कर विवादों में फंस भी चुके हैं, लेकिन बार बार उनके ट्वीट उनके लिए मुश्किल बन जाते हैं। इस बार थरूर ने हिंदी और हिंदुत्व पर ट्वीट कर मुसीबत मोल ले ली। हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा से बट रहा है देश। हमें एकता की जरूरत है, एक रूपता की नहीं। थरूर के इस ट्वीट के वैसे तो कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सियासी दौर में विपक्षी दलों को हमला करने के लिए ट्विटर के 3 शब्द काफी हैं। अब बयान पर सुलह सफाई तो ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर थरूर इस तरह का बयान क्यों देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब थरूर ने कांग्रेस की फजीहत कराई हो। अब उन्हें हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व पर ऐतराज हो रहा है। यही नहीं, थरूर के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। शशि थरूर जिस तरह से अपनी बातों को सामने रखते हैं, उसमें एक बात हम सबों के लिए समझना बड़ा आवश्यक है। शशि थरूर आमतौर पर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते अंग्रेजी में है, बोलते अंग्रेजी में है, और कई बार अपनी अंग्रेजी को वो हिंदी में परिभाषित कर बोलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जब वो बातें कहते हैं तो यकीनन कई बातें ऐसे कह जाते हैं जिसका तात्पर्य और जिसका मतलब बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे में शशि थरूर को शायद खुद ही सोचना चाहिए कि या तो आप अंग्रेजी में बोलिए, अन्यथा अपनी जबान पर ताला लगाइए। जैसे कि शशि थरूर ने 22 जुलाई को यह बयान दिया, भारत में कई जगहों पर मुसलमानों की तुलना में गाय ज्यादा सुरक्षित है। जनाब, इस तरह की बात बोलने से आप क्या हिंदू समाज का दिल नहीं तोड़ रहे? इसके साथ साथ 11 जुलाई को उन्होंने एक बयान दिया, बीजेपी जीतती है तो वो नया संविधान लिखेगी जिससे ये देश पाकिस्तान बनने की राह पर प्रशस्त हो जाएगा। इस तरह की बातें अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि शशि थरूर दरअसल जो बोलते हैं उसका मतलब बिल्कुल उल्टा निकल कर आता है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मिंदगी की बड़ी वजह हो जाता है। ये देखिए, अक्टूबर में उन्होंने कहा कि अच्छे हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। भाई ये कौन ऐसा हिंदू होगा इस देश में जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण न चाहेगा? लेकिन शशि थरूर का कहना अपने आप में कांग्रेस के लिए फजीहत की एक और मिसाल बन जाता है। गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं, इस संगम में सब नंगे हैं। भाई मतलब क्या है इसका? आप जो कहना चाहते थे वो अंग्रेजी में कहिए ना साहब। आपकी भाषा अंग्रेजी की है, अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिए। हिंदी में अपनी बातों को बोलकर आप खुद भी फंसते हैं, कांग्रेस को भी फंसाते हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी क्या ये नहीं समझते हैं कि कुछ एक नेताओं की जबान पर ताला लगाना आवश्यक है, अन्यथा उनकी पार्टी हमेशा से ही अल्पसंख्यकों की हितैषी मानी जाएगी। चाहे वो कितनी भी जनेऊ पहन लें, होगा वही, क्योंकि लोगों के दिमाग में शशि थरूर जैसे नेताओं के बयान घर करेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने एक और विवाद किस तरीके से सामने रख दिया। हिंदुस्तान में हम हर उस व्यक्ति को श्रद्धा की नजर से देखते हैं या उसके प्रति हमारी संवेदनाएं होती हैं जो या तो बीमार हो या वृद्ध हो या मरणाशय स्थिति में हो। हम सब जानते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बहुत बीमार हैं, कैंसर पीड़ित हैं और अभी भी अपने काम को कर रहे हैं। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन ऐसे में जब राहुल गांधी उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए उनसे मिलकर आते हैं और बाद में भाषण में उनके हवाले से राफेल का मुद्दा उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक बीमार व्यक्ति के नाम पर राजनीति करना शोभा नहीं देता राहुल गांधी जी आपको। कल मैं पर्रिकर जी से मिला, पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के बाद एक बार फिर राफेल डील में उनके रोल का जिक्र छेड़ा तो पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। सीधे सीधे पॉलिटिकल मकसद से गए। तो मुझे लगता है जो पर्रिकर जी ने कहा है उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कोई औचित्य नहीं है, उस पर विश्वास करना चाहिए। बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री एक सुर में बोल उठे कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बीमार व्यक्ति के साथ धोखा किया है। आरोप लगे कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्टसी मीटिंग में भी राजनीतिक साजिश करने की कोशिश की है। शिष्टाचार में भी भ्रष्टाचार का एक नया नमूना हमारे सामने दिखाई पड़ा है और जो है वो कर्टसी में भी कपट हो तो इससे ज्यादा तो कोई भद्दी और गंदी बात हो ही नहीं सकती। दरअसल पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कैंसर से पीड़ित हैं और राहुल गांधी कुछ दिनों पहले पणजी में उनके घर उनका हालचाल जानने पहुंचे थे, मगर उनसे मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने एक बार फिर राफेल विवाद में पर्रिकर का नाम उछाल दिया, जिससे नाराज पर्रिकर ने राहुल गांधी को खत लिखकर उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पर्रिकर ने लिखा, आपको कोट करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित है कि आपसे बातचीत में मैंने आपको बताया है कि राफेल प्रोसेस में मैं कहीं नहीं था या मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे लिए यह अत्यंत निराशाजनक और आहत करने वाली बात है कि मेरे स्वास्थ्य का हाल जानने के बहाने आपने अपने निम्न स्तरीय राजनीतिक हितों को साधने का कार्य किया है। इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे 5 मिनट की बातचीत में न तो राफेल का जिक्र हुआ और न ही मैंने चर्चा की। इस तरह की कोई बातचीत मेरे आपके बीच न तो हॉल की मीटिंग में हुई न ही पहले कभी हुई। हालांकि पर्रिकर की नाराजगी भरे खत पर राहुल गांधी ने भी एक लेटर के जरिए सफाई दी, मगर हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी पर्रिकर पर आरोपों की झड़ी लगाने से बाज नहीं आ रहे। पर्रिकर जी अकेले में तो सारे जिक्र करते हैं, कह देते हैं कि मेरे कमरे में बंद है, सारे राफेल के सीक्रेट मैं खोल दूंगा तो तूफान आ जाएगा। वो किससे कहते हैं? अपने मंत्री से। और बाहर मंत्री भी डिनाई कर देता है, मुख्यमंत्री भी डिनाई कर देते हैं। देखिए, मनोहर पर्रिकर इतने अनुशासित बुद्धिमान व्यक्ति हैं, संपूर्ण त्यागी हैं। मनोहर पर्रिकर अनुशासन के बाहर जाकर अपनी पार्टी की नुकसान कर सकते हैं, तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहता है और कांग्रेस राफेल के मुद्दे को लोकसभा की लड़ाई में मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मगर सवाल यह है कि क्या किसी बीमार शख्स को सियासी बयानबाजी में शामिल करना सही है? ये वो सवाल है जिसे बीजेपी आने वाले दिनों में जनता के बीच भी जरूर रखेगी और इसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हरियाणा में खट्टर सरकार के प्रति जनता की नाराजगी स्पष्ट है और ऐसे में कांग्रेस को लग रहा था कि अभी जो विधानसभा के लिए एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उस सीट पर अगर कांग्रेस अपने सबसे प्रबल उम्मीदवार को सामने रखे तो फिर कांग्रेस ये साबित कर सकती है कि हरियाणा में बदलाव की बहार है, या यूं कहें कि बयार है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, जो राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे मीडिया सेल के प्रभारी हैं, हरियाणा के एक कद्दावर नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, जब वो खुद दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं और उपचुनाव में खड़े होते हैं और ऐसे में उनकी स्थिति अच्छी नहीं सामने आती है, तो ये बात सामने आती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ INLD ने मिलकर जो एक तरह से पूरी प्रक्रिया को सामने रखा है, उसने कांग्रेस की कोशिशों को धता बता दिया है। इसका नुकसान कांग्रेस को बड़ा होगा। हरियाणा के जींद में ये महज एक उपचुनाव नहीं था, ये लड़ाई नाक की थी, कांग्रेस के साख की थी। मगर जींद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को करारी मात देकर बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने 12,935 वोट से जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला रहे, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे। हरियाणा में 2014 से बीजेपी की सरकार है और इस उपचुनाव को लोकसभा की लड़ाई से पहले सरकार के प्रति जनता का मूड नापने के तौर पर भी देखा जा रहा था, जिसके लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए इस सीट से अपने प्रवक्ता और कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतारा था। मगर कांग्रेस की यह तरकीब भी काम नहीं आई और सुरजेवाला को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। चीन के लोगों ने निर्णय करना, उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को चुना। मैंने इसलिए उनको शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं के जींद विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए। कांग्रेस की हार के बाद जींद का वो रिकॉर्ड भी कायम रहा, जहां 1972 के बाद से अब तक कोई भी जाट कैंडिडेट जीत नहीं पाया।
रणदीप सिंह सुरजेवाला की उम्मीदवारी से लग रहा था कि जींद का ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जाट समुदाय से आते हैं। मगर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। ये जींद की जनता का प्यार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है, ये उनका प्यार है जिनकी वजह से लोगों ने इतने वोटों से जिताने का काम किया। क्योंकि इस रन में बड़े बड़े महारथी भी थे, आप ये देखिए उन महारथियों को भी पछाड़ने का काम किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनावी मुकाबला ड्रॉ ही कहा जाएगा, क्योंकि जींद में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने जीत दर्ज की, तो राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान ने बीजेपी के सुखवंत सिंह को हरा दिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 100 सीट हो गए और अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूर्ण बहुमत से सिर्फ 1 सीट पीछे। टीम न्यूज़ नेशन। कल 1 फरवरी है, यानी कि अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना छठा बजट प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। और ये अपने आप में बताता है कि आज सरकार किस तरह से रेवड़ियां बांटने को तैयार है। और वो इसलिए क्योंकि इस तथाकथित तौर पर अंतरिम बजट में जो भी रेवड़ियां बांटी जाएंगी, उसे कार्यान्वित करने का बोझ मौजूदा सरकार पर होगा या नहीं, ये तो मई के चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। और ऐसे में तमाम घोषणाएं घोषणा मात्र ही रह जाएंगी, क्योंकि उन्हें क्रियान्वित तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन घोषणाओं को या इस पूरे बजट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित न कर दें। यानी कि घोषणाओं के लिए तैयार हो जाइए और अमली जामा पहनाएगी अगली सरकार। मोदी सरकार का अंतरिम बजट, आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी बजट, 2019 के चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। जहां भी देखो बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। और ऐसी सियासी गहमा गहमी के बीच मोदी सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। चूंकि ये बजट आम चुनाव से पहले आ रहा है, लिहाजा इसे लेकर काफी चर्चा है। किसानों के लिए सुन रहे हैं, बहुत राहत आने वाली है। इस बार 5 लाख तक हम लोग उम्मीद रखे हैं कि शायद 5 लाख तक माफ करें। महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हैं। हमारी यही डिमांड है, फर्स्ट तो यही डिमांड है कि आप गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम की। बजट में सरकार का फोकस क्या होगा? मध्यम वर्ग को बजट से कितना फायदा होगा? टैक्स लिमिट पर छूट की सीमा को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान होगा? किसानों को बजट में क्या दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर देश के हर वर्ग की नजरें टिकी हैं। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ करना चाहिए। रोजमर्रा की जो चीज है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास और न्याय व्यवस्था सस्ता और सुलभ प्राप्त हो, आम जनता की यही उम्मीद है। हम चाहते हैं जो बजट में किसान को और कृषि को मजबूत किया जाए। माना जा रहा है कि किसानों और मध्यम वर्ग को बजट में राहत देकर मोदी सरकार अपनी वापसी का रास्ता तय कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।